इस चैप्टर में हम पूरी इकोनॉमी के वर्किंग और स्ट्रक्चर को समझेंगे जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12th की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ही हम पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ा, अब हम समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम जो हमारा ये सेकंड भाग है, सेकंड पार्ट है, वो है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने माइक्रो पढ़ा है और अब हम मैक्रो पढ़ेंगे। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का परिचय देखते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के जो इसमें टॉपिक रहेंगे, चैप्टर वाइज जो है कुछ मुख्य विषय, उसको पहले हम देख लेते हैं कि हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो सबसे पहले जो हमारा ये चैप्टर है लेसन फर्स्ट, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन पर है और इसके आगे फिर हम सेकंड जब पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय है, रोजगार और बेरोजगारी है, मुद्रा और बैंकिंग है, समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति और अवस्फीति कब होती है ये पढ़ेंगे, आर्थिक वृद्धि और विकास के बारे में जानेंगे, राजकोषीय नीति जो है वो हम जानेंगे और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में भी हम जानेंगे, बीओपी। तो इन सब के बारे में हमें इस जो हमारा ये पार्ट है उसके बारे में हमें पढ़ना है, जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो ये चीजें हैं, जो ये टॉपिक है, इनको हमको कवर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का पहले हम अर्थ जानते हैं। आपने 11th में भी इस चीज को पढ़ा है, माइक्रो एंड मैक्रो। आपके जो दो भागों में डिवाइड है इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब पता है आपको, सूक्ष्म, बहुत सीमित है उसका जो नॉलेज है, मतलब अर्थशास्त्र में जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है जो हम पढ़ते हैं वो छोटी किसी व्यक्तिगत इकाई के बारे में पढ़ते हैं, उपभोक्ता के बारे में पढ़ते हैं। और इसी को हम जब समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो हम इसका जो विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता है। सारी चीज हम व्यापक रूप से पढ़ते हैं, बड़े लेवल पे पढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो हम एक उपभोक्ता की बात कर रहे थे, उसमें उपभोक्ता के व्यवहार का, उपभोक्ता मार्केट का कर रहे थे, छोटी छोटी चीजें की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन हम उसमें कर रहे थे, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करेंगे। लेकिन जब हम इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी चीज का अध्ययन करेंगे तो नेशनल लेवल पर हम उस चीज को जानेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, पहले हम ये देखते हैं। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो पूरी अर्थव्यवस्था के आर्थिक व्यवहार और उसके बड़े पैमाने के आर्थिक परिदृश्य जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास का अध्ययन करती है। अब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या जानते हैं, क्या हमको जानना है आगे, इस चीज में हम यहाँ पे इसके अर्थ में हम बताया जा रहा है। अर्थशास्त्र को देखिए दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो हम अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र को बिना पढ़े समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो अधूरा है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र को हमने पढ़ लिया लेकिन समष्टि को नहीं पढ़ा तो भी अधूरा है, क्योंकि एक के बिना दोनों ही अधूरे हैं। तो इसलिए हमें दोनों को पढ़ना है, क्योंकि पहले पता है आपको कि पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र आया, फिर ऐसी धीरे धीरे अर्थशास्त्रियों को समझ में आया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र ही पर्याप्त नहीं है अभी, इसके लिए हमें पूरे समष्टि अर्थशास्त्र को भी लाना पड़ेगा और इसका व्यापक रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी लाया गया। तो अर्थशास्त्र की शाखा जो पूरी अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवहार और बड़े पैमाने पर है ना, बड़े लेवल पर जो आर्थिक परिदृश्य होते हैं, आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं, उनको किस प्रकार से दिखाया जाता है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, कुल उत्पादन, कितना उत्पादन हो रहा है, बेरोजगारी हमारे देश में कैसी है, मुद्रास्फीति कब होती है, बेरोजगारी की स्थिति कब होती है, आर्थिक विकास का जो अध्ययन है वो सब हम इसके अंतर्गत करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित है। अर्थशास्त्र की जो शाखा है वो व्यष्टि और समष्टि, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। अर्थशास्त्र को अगर पूछा जाता है कि कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया, ये आपको पता है, आपने 11th से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो मैक्रो एंड माइक्रो, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हिंदी में जो बोलते हैं और समष्टि हिंदी में, और इंग्लिश में मैक्रो और माइक्रो। व्यक्तिगत इकाइयों, अब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत थोड़ा सा यहाँ पे हम और देख लेते हैं भाई कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ता है, किसी फर्म है ना, छोटे छोटे फर्म, उनके बारे में हमने अध्ययन किया, के व्यवहार का अध्ययन किया। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति और मूल्य निर्धारित कैसे होता है उसके लिए उसका अध्ययन किया। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आता है समष्टि अर्थशास्त्र, तो हम इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, है ना। ये इसमें हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इसमें राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति, निवेश, आर्थिक विकास आदि चीजें इसमें शामिल होती है।
ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय आय, रोजगार है, मुद्रास्फीति, निवेश, आर्थिक चीजों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे मैक्रो एंड माइक्रो का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर होता है। आगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को समझना। अब समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व हो सकता है, इसकी जरूरत क्यों समझ में आई कि समष्टि अर्थ को क्यों लाना चाहिए। पहले भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र लाया गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन हो रहा था व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, फर्म का अध्ययन, उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन, उत्पादन, लागत, सबका। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र क्यों लाया गया, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को जानना था। ठीक है, नेशनल लेवल पर आर्थिक गतिविधियों को समझना था, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, सरकारी नीतियां और योजनाएं तैयार करना, जो गवर्नमेंट नीतियां बनाती है, नई नई योजनाएं जो लागू करती है उनको तैयार करना, इसके अंतर्गत ही समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और विकासशील देशों के लिए दिशा निर्देश करना, जो विकासशील देश है उनको किस प्रकार से दिशा देना, उनको किस प्रकार से निर्देशों के द्वारा उनकी आर्थिक क्रियाओं का संचालन करना, इस चीजों को इसमें इन सब चीजों का इसमें महत्व है। समष्टि अर्थशास्त्र को इसीलिए लाया गया क्योंकि इसके अंतर्गत इन सब चीजों को अच्छे से जाना जाए, अपने देश की आर्थिक क्रियाएं जो है उन पर फोकस किया जाए और अर्थव्यवस्था को और अच्छा बनाया जा सके। राष्ट्रीय या नेशनल इनकम की जब बात हुई तो किसी देश में एक निश्चित अवधि में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। देखिए नेशनल इनकम क्या है, इसको हमने पहले भी पढ़ा था जीडीपी के अंतर्गत कि नेशनल इनकम क्या है। तो जो किसी देश की एक निश्चित अवधि, एक साल के भीतर अवधि में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जितना कुल मूल्य, जो अंतिम वस्तुएं जब बनकर पूरी रेडी हो जाती हैं तो अंतिम वस्तु जब वो तैयार हो गई और जो सेवाएं हैं उनका मूल्य जो है वो हमारी राष्ट्रीय आय होती है, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, है ना। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सकल घरेलू उत्पाद, तो ये दोनों चीज आपको आनी चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी और सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का ये फुल फॉर्म है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दिया हुआ है। किसी देश में एक निश्चित अवधि में जो निर्मित की हुई वस्तुएं होती है, जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है, जब वस्तुएं अंतिम रूप से, मतलब देखिए बहुत सारी प्रोसेस होती है वस्तुओं और सेवाओं को बनाने में, है ना, बहुत सारी प्रोसेस से गुजरती है तब कहीं जाके वस्तु तैयार होती है। तो जब वस्तु तैयार होकर जो अंतिम मूल्य होता है उसका लास्ट में, और सेवाएं भी जब तैयार होती है, जब उनका अंतिम जो कुल मूल्य होता है उसको सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत काउंट किया जाता है। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग काम करने की क्षमता और इच्छा रखते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता, वो लोग बेरोजगार कहलाते हैं। अब आपको समझ कि बेरोजगारी क्या है, कि सबको रोजगार नहीं मिलता बेरोजगारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग देखिए काम करने के इच्छुक तो हैं, वो इस मतलब वो उसके लिए पात्र भी हैं काम करने के लिए, उसके लिए वो मतलब बिल्कुल रेडी है कि हमें भाई रोजगार चाहिए और इसके लिए सक्षम है करने के लिए, और इतना वो पढ़े लिखे हैं कि उनको वो रोजगार ले कर सकते हैं, उनको कोई नौकरी मिल जाए तो कर सकते हैं बिजनेस, पर उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, बेरोजगार कहलाते हैं, बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। स्तर और संसाधनों के उपयोग में दीर्घकालिक वृद्धि, ठीक है, जो स्तर और जो संसाधन है उनके उपयोग में दीर्घकाल में जो वृद्धि होती है लंबे समय में। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मूल्यों की सामान्य वृद्धि के कारण पैसे की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है। अब मुद्रास्फीति क्या होती है कि जब मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब अगर जो आप पहले जितने पैसे में ज्यादा सामान खरीदते थे, अब उतने पैसे में आप उतना सामान नहीं खरीद सकते। मैंने मान लीजिए आप 20 रुपए में आप पहले भाई 3 चीजें ले ली, आपने ये भी कर, अब आप 20 रुपए में एक चीज, मतलब मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो कम हो गई, खरीदने की जो शक्ति है वो कम हो गई, मुद्रास्फीति आ गई। और अक्सर ऐसा क्या होता है कि क्यों होता है, मुद्रास्फीति की स्थिति कब आती है, जब डिमांड ज्यादा होती है, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, या फिर जो वस्तु है उसकी पूर्ति ही कम हो जाती है, तब मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होती है। कि अगर वस्तु की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो गई, मांग में वृद्धि हो गई, या फिर उसकी पूर्ति में, सप्लाई में कमी आ गई, तो मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होती है। और इस स्थिति में क्या होता है कि मुद्रा की जो क्रय करने की शक्ति होती है, खरीदने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। जितने पैसे में हम पहले ज्यादा चीजें खरीदते थे, हम उतने पैसे में अब नहीं खरीद सकते, अब कम खरीद सकते हैं, है ना। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी देश की उत्पादन क्षमता, जीवन स्तर और संसाधनों के उपयोग में दीर्घकालीन वृद्धि। आर्थिक विकास कैसे होता है कि किसी देश की जो उत्पादन क्षमता है और जीवन स्तर है और संसाधनों के उपयोग में
दीर्घकालिक जो वृद्धि होती है ना, लगातार जैसे मान लीजिए उत्पादन की जो क्षमता है, वो जीवन स्तर बहुत अच्छा है, संसाधनों का जो उपयोग हो रहा है उसमें दीर्घकाल में भी वृद्धि होती रहेगी, तो यहाँ पे ये आर्थिक विकास की ओर संकेत करता है। एडम स्मिथ के बारे में आपने सुना है कि एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ के बारे में हमने बहुत बार बात की है कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्री कहे जाते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि एडम स्मिथ की जो परिभाषा है, उन्होंने अपने डेफिनेशन में क्या बोला है कि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य समाज की समृद्धि है। अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? समाज की समृद्धि करना। और यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार कार्य करे तो अर्थव्यवस्था का विकास स्वतः हो जाएगा। देखिए, यदि हर व्यक्ति क्या सोचता है, भाई अपने स्वार्थ के लिए वो कार्य करेगा तो अच्छा करेगा, अच्छे से अच्छा करना चाहेगा, क्योंकि वो अपने लिए करना चाहेगा, अपने स्वार्थ के लिए करना चाहेगा, तो इस तरह से हमारे समाज में कहीं ना कहीं धीरे धीरे समृद्धि आएगी और हमारे अर्थव्यवस्था का विकास होगा। भले ही वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति कर तो रहा है, तो इससे क्या होगा कि हमारे समाज का जो होगा आर्थिक विकास होगा। व्यष्टि और समष्टि, जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में भी आपने सुना है, कीन्स ने क्या क्या। तो कीन्स जो है ये सब बहुत मुख्य अर्थशास्त्री हैं, तो इनकी डेफिनेशन इसलिए हम इसमें देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य रोजगार, राष्ट्रीय आय और कुल मांग का विश्लेषण करना है। अब कीन्स जी ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र का, समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसका उद्देश्य क्या है कि रोजगार और राष्ट्रीय आय या फिर कुल मांग, है ना, टोटल डिमांड का विश्लेषण करना है। मंदी के समय सरकार को निवेश और खर्च के माध्यम से अर्थव्यवस्था को स्थिर करना चाहिए कि जब हमारे यहाँ मंदी जैसी स्थिति आ जाए तो सरकार को उस समय क्या करना चाहिए भाई? निवेश और खर्च के माध्यम से अर्थव्यवस्था को स्थिर करना चाहिए। जो सरकार ने निवेश किए और जो खर्च के उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में स्थिरता को बनाए रखना, जब मंदी आ जाए तो उस समय इस चीज को कंट्रोल करके रखना चाहिए। और किसको करना चाहिए? गवर्नमेंट को। तो उसका उद्देश्य, कीन्स ने यह कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य रोजगार, राष्ट्रीय आय और कुल मांग का विश्लेषण करना। ये समष्टि अर्थशास्त्र के आधुनिक संस्थापक कहे जाते हैं कीन्स। और जो हमारे एडम स्मिथ थे, वो व्यष्टि और समष्टि दृष्टि का प्रारंभिक आधार है, क्योंकि सबसे पहले एडम स्मिथ जो पहले अर्थशास्त्री कहे जाते हैं, इसलिए उनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। जो प्रारंभिक आधार था उनके द्वारा ही तैयार किया गया था, समष्टि और व्यष्टि दोनों का। और जो समष्टि अर्थशास्त्र के आधुनिक संस्थापक कौन है? कीन्स हैं। अब सैमुअल्सन के बारे में भी आपने सुना है, पॉल सैमुअल्सन इनका फुल नेम है। तो समष्टि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की गतिविधियों और उनके परिणामों का विश्लेषण करता है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? वह अध्ययन है। इन्होंने क्या कहा अपनी डेफिनेशन में, मतलब सब अर्थशास्त्रियों की देखिए अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है, अलग अलग नजरिया है देखने का, तो उन्होंने सबने अपने अपने तरीके से डेफिनेशन दी है। तो इनके अनुसार कुछ डेफिनेशन जो मेन है वो आपको याद रखनी पड़ेगी राइटर्स के अनुसार। तो इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या कहा कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियां हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उनके परिणामों का विश्लेषण करता है। उनके जो परिणाम निकल के आते हैं उनका विश्लेषण करना, जैसे कि कुल उत्पादन कितना है, राष्ट्रीय आय और मूल्य स्तर ये कितना है, इनका विश्लेषण करना। ठीक है, तो ये पॉल सैमुअल्सन की जो परिभाषा दी उन्होंने, मतलब परिभाषाएं सबकी मिलती जुलती हैं, बस थोड़ा सा नजरिया उनका देखने का अलग है, तो इसलिए उन्होंने थोड़ी थोड़ी उनकी परिभाषाएं में आपस में अंतर पाया जाता है। अल्फ्रेड मार्शल, इनका नाम भी आपने बहुत सुना है, ये भी बहुत फेमस अर्थशास्त्री हैं। तो मार्शल जी ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों का कुशल उपयोग करना। अब मार्शल जी कहते हैं कि जो हमें संसाधन मिले हुए हैं तो हमें उसका बहुत कुशलतम उपयोग करना चाहिए, है ना, फालतू उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत कुशल रूप से उसको उपयोग करना चाहिए और उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। समष्टि और व्यष्टि दृष्टि को संतुलित करके अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए। उनका ये कहना था कि माइक्रो एंड मैक्रो, समष्टि और व्यष्टि को दोनों का संतुलन बना रहे, दोनों का संतुलन बैलेंस बना रहे, अर्थशास्त्र व्यवस्था का अध्ययन इस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने भी संसाधन का उपयोग बहुत सतर्कता पूर्वक करने को बोला, कुशलता से उपयोग करने को बोला और उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना और समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का संतुलित करके अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, कब हुआ, ये हम देखते हैं जरा थोड़ा
कि इसका उद्भव हुआ कहाँ से। तो परिचय थोड़ा हम इसका देखते हैं, इंट्रोडक्शन, कि समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का विकास 20वीं सदी के शुरुआती दौर में हुआ था। कब हुआ था? 20वीं सदी के शुरुआती दौर में हुआ था। पहले अर्थशास्त्र मुख्यतः व्यष्टि अर्थशास्त्र पर केंद्रित था, यानी उपभोक्ता और फर्म के व्यवहार का अध्ययन था। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि पहले सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र नहीं था। फिर समष्टि अर्थशास्त्र को बाद में लाया गया, जैसे समझ में आया कि समष्टि अर्थशास्त्र की जरूरत है और उसी के द्वारा हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसलिए पहले तो सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र, फिर धीरे से और पूरी अर्थव्यवस्था हमारी कहाँ केंद्रित थी? व्यष्टि अर्थशास्त्र पर केंद्रित थी। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन चीजों का अध्ययन होता है? उपभोक्ता और फर्म के व्यवहार का। ठीक है, तो यहाँ पे उपभोक्ता और फर्म जो है उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र पहले था, फिर धीरे से समष्टि अर्थशास्त्र की जरूरत समझ के और समष्टि अर्थशास्त्र को भी लाया गया। अब उद्भव के कारण क्या होते हैं कि जैसे महामंदी आई 1929 में और 1933 में, 11th में भी आपने इस चीज को पढ़ा है, जो फर्स्ट पार्ट था कि 1929 से 1933 के बीच में जो महामंदी आई थी अमेरिका और यूरोप में, आर्थिक मंदी ने यह दिखा दिया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था की समस्याओं को समझने में असफल है। अब ये समझ में ऐसे आया कि देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र ही था पहले, समष्टि अर्थशास्त्र कहीं भी नहीं था। तो जब 1929 से 33 के बीच में जो महामंदी आई थी, उसमें ये समझ में आया कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था की समस्याओं को समझने में असफल है। इसके द्वारा ही हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं कर सकते, पूरी अर्थव्यवस्था को हम इसके द्वारा ही नहीं समझ सकते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। अब देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का कैसे उद्भव हुआ ये मैंने बता दिया। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र के बाद समष्टि अर्थशास्त्र की जरूरत कैसे समझ में आई? जब महामंदी का दौर आया 1929 से 1933 के बीच में, महामंदी का दौर आया, उस समय ये जरूरत समझ में आई कि भाई हम पूरी अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन है, समस्याएं हैं जो उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा नहीं सुलझा सकते हैं। उस समय व्यष्टि अर्थशास्त्र असफल हो गई उसको सुलझाने में, उन समस्याओं को। तो समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। अब समष्टि अर्थशास्त्र का विकास 20वीं सदी में हुआ, उसका भी 20वीं में, इसका भी 20वीं में हुआ। पहले अर्थशास्त्र मुख्यतः व्यष्टि अर्थशास्त्र पर केंद्रित था। महामंदी 1929 से 33 और बेरोजगारी जैसी समस्याएं जब आई, महामंदी का जब दौर आया, उस समय बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में उत्पन्न हो गई। पूरी अर्थव्यवस्था की समस्याओं को समझने के लिए नई दृष्टि की आवश्यकता थी। ठीक है, अब पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था थी ऐसी हो चुकी थी, बहुत नीचे गिर चुकी थी, समस्याएं बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गई थी, बेरोजगारी आ गई थी महामंदी के दौर में। तो इन समस्याओं को समझने के लिए नई दृष्टि की आवश्यकता थी, एक नई सोच की आवश्यकता थी, और नई दृष्टि से किस प्रकार से इन समस्याओं को सुलझाया जाए, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ और समष्टि अर्थशास्त्र को लाया गया। जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी पुस्तक एक लिखी जिसमें द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम जरूर आपको याद रखना है, कीन्स की पुस्तक है ये। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम तो सभी को याद होता है नॉर्मली, पर कीन्स की पुस्तक है, तो इसको भी, ये भी बहुत मेन पुस्तक है उनकी, तो इसका नाम भी आपको जरूर ही याद रखना है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में आई थी। इन्होंने अपनी पुस्तक कब लिखी थी? 1936 में। 1936 में कीन्स ने अपनी पुस्तक लिखी, इसे विकसित किया और सुझाव दिया कि सरकार को मांग बढ़ाने के लिए निवेश और खर्च के माध्यम से हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि सरकार को मांग अपनी बढ़ाना है तो उनको निवेश करें और खर्च करें, उसके माध्यम से ही हस्तक्षेप कर, उसी के माध्यम से वो इंटरफेयर कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं और आर्थिक संकटों के कारण हुआ। जब व्यष्टि अर्थशास्त्र की भाई कुछ सीमाएं हो गई और बहुत ये समझ में आया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं कर सकते, तो समष्टि अर्थशास्त्र को अध्ययन किया गया, समष्टि अर्थशास्त्र को लाया गया, और इसलिए लाया गया जिससे सारी समस्याओं को सुलझाया जा सके, देश की जितनी भी आर्थिक समस्याएं उनको सुलझाया जा सके। आर्थिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महंगाई और उत्पादन में भारी गिरावट जैसी समस्याएं देश स्तर में देखी गई हैं। अब देखिए बेरोजगारी जब आ जाती है, महंगाई आ जाती है और उत्पादन में भारी गिरावट आ जाता है, उत्पादन नहीं होता है ना, जिस दर से उत्पादन होना चाहिए वो नहीं होता, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है, तब जो देश की समस्याएं वो बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है और आर्थिक स्थिरता, हमारी जो आर्थिक गतिविधियां वो स्थिर हो जाती है। सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब देखिए सरकारी पहले क्या था कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र और उसमें बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपतियों का ही हस्तक्षेप, लेकिन ये समझ में आया गया
कि सरकार का भी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार को भी समय समय पर इसमें अपना हस्तक्षेप करना चाहिए, दोनों को मिलकर करना चाहिए, है ना। पहले ये था कि कुछ पूंजीवादी लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, वही पूरी अपने उनके हाथ में ही पूरी अर्थव्यवस्था की कमान थी, डोर थी। लेकिन बाद में समझ में आया कि उनका अपनी जगह पे योगदान है और सरकार का अपनी जगह पे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकार भी और पूंजीपति दोनों लोग मिलकर अर्थव्यवस्था को चलाएं, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। दोनों सरकार और जो पूंजीपति उद्योगपति वो सब मिलकर अर्थव्यवस्था को चलाएं। ये समझा गया कि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सरकार को नीति निर्माण से सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता इसलिए हुई कि अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए सरकार को नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, नीतियों का निर्माण करना चाहिए, नीतियों को बनाना चाहिए और अपनी भूमिका निभानी चाहिए। मुख्य योगदानकर्ता जॉन मेनार्ड कीन्स जो है वो मुख्य योगदानकर्ता है इसके। उन्होंने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में 1936 में समष्टि दृष्टिकोण को विकसित किया था। ठीक है, जॉन मेनार्ड जो है उन्होंने मुख्य योगदान दिया इसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में। किसने अपना योगदान दिया? कीन्स ने। जॉन मेनार्ड कीन्स, इनका पूरा नाम है। जब उन्होंने पुस्तक लिखी 1936 में समष्टि दृष्टिकोण को विकसित किया, इसमें समष्टि अर्थशास्त्र का जो दृष्टिकोण है उसको इन्होंने और ज्यादा विकसित किया। ये पहली बार आर्थिक मंदी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का विश्लेषण करती। अब जब समष्टि अर्थशास्त्र को लाया गया तो जो हमारे देश में आर्थिक मंदी चल रही थी, आर्थिक मंदी का दौर आ गया, तो जो बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई थी, ऐसी समस्याओं को सुलझाने में समष्टि अर्थशास्त्र ने बहुत अपना योगदान दिया। समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही इन समस्याओं को सुलझाया गया, इन समस्याओं पर विश्लेषण किया गया और फिर उनको सुलझाया गया। केन्स ने सुझाव दिया कि सरकार को खर्च और निवेश के माध्यम से मांग बढ़ानी चाहिए। ठीक है, सरकार को भी खर्च करना चाहिए और निवेश करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके माध्यम से डिमांड को बढ़ाया जा सकता है। जॉन मेनार्ड कीन्स ने यही बोला अपनी पुस्तक में कि समष्टि दृष्टिकोण को एक नई दिशा दी और उन्होंने बेरोजगारी, आर्थिक मंदी जैसी समस्याओं पर विश्लेषण किया और उनको सुलझाने का प्रयास किया गया। और उन्होंने सरकार जो खर्च करती है और जो निवेश के माध्यम से उसको अपनी डिमांड को बढ़ाना चाहिए, मांग को बढ़ाना चाहिए। जब सरकार खर्च करेगी, निवेश करेगी, उसके माध्यम से ही उसकी डिमांड बढ़ेगी, ऐसा कीन्स ने बोला। तो जो कीन्स की पुस्तक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद आपको रखना है। और किस साल में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी? 1936 में, याद रखना है। और समष्टि अर्थशास्त्र में जो मुख्य योगदान करता थे वो कौन थी? जॉन मेनार्ड कीन्स थे, तो वो भी आपको याद करना है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र की जरूरत क्यों समझ में आई, समष्टि अर्थशास्त्र को क्यों लाया गया। पहले बस व्यष्टि अर्थशास्त्र था, फिर ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि समष्टि अर्थशास्त्र की जरूरत समझ में आई। फिर समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा किस तरह की समस्याओं पर विश्लेषण किया गया, किस तरह समस्याओं को सुलझाया गया और किस तरह से वो हमारे देश की आर्थिक क्रियाओं में अपना योगदान देती है समष्टि अर्थशास्त्र, और किस प्रकार से समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। तो हमारे जो पूरी देश की अर्थव्यवस्था है वो समष्टि अर्थशास्त्र पर ही निर्भर है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बताती है कि देश की इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है और पॉलिसीज उस पर क्या अपना असर डालती हैं। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।